नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। सुशासन व्यवस्था लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया है उसने अब सभी मुसीबत बढ़ा दी है। बाबुओं को कंप्यूटर का तकनीकी ज्ञान न होने का खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आईएएस अधिकारी बाबू का काम करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल इस सिस्टम में ही फाइल मैनेजमेंट को लागू किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी और फाइल मूवमेंट की जानकारी भी ऑनलाइन रहती है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके बाद बाबुओं को कंप्यूटर ज्ञान में दक्ष नहीं होने के चलते अफसरों को मुख्य सचिव के दफ्तर का चक्कर लगाने पड़े, जिसके बाद अफसरों को फटकार भी लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम से यह पता चल सके कि कौन से विभाग और अधिकारी के पास कितने समय तक फाइल रखी रही, क्या काम हुआ। अब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार अधिकारियों ने ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान बाबुओं को नहीं होने के कारण उनकी फजीयत बढ़ गई है। तो इसी खबर को और समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने देखा कि सरकार की मंशा तो अच्छी और ई फाइलिंग के लंबे समय से बातचीत चल रही थी। पहले आया था कि सब जो सारे अधिकारी हैं उनके जो सिग्नेचर हैं वो कंप्यूटरकृत हो जाएंगे, कि फाइलों में मूवमेंट तेज हो जाएगा, ये पता लगेगा कि फाइल कहाँ अटकी है। अब भी हम देख रहे हैं कि वो 2.5 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति है, जबकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें हम तो उन्होंने पेपरलेस कर दिया, पूरा उन्होंने डिजिटल उसको कर दिया। और जबकि हम मानते हैं कि नेताओं के बारे में मानते हैं कि उसमें कई ग्रेजुएट होते हैं, कई अनपढ़ भी रहते हैं, कोई चौथी पाँचवीं पास भी रहते हैं। जब वो कंप्यूटर फ्रेंडली हो सकते हैं तो पढ़े लिखे बाबुओं के संग दिक्कत क्या, और क्यों अधिकारी इस पर लगाम नहीं लगा रहे? दरअसल उसके पीछे भी स्वार्थ ही जुड़ा हुआ मनोज जी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा उत्तर प्रदेश से पहले भी रही है और पिछले दौर में भी वो चाहते थे कि ई फाइलिंग का सिस्टम शुरू हो जाए, ताकि जो एक बताते हैं कि अफसरों के पास लंबित रहती है, बाबुओं के पास 1-1 महीने 2-2 महीने तक फाइलें लंबित रहती हैं, तो ये ट्रैक किया जा सके, ट्रेस किया जा सके कि कहाँ पे किसके पास कितने समय से रखी हुई है फाइल, क्यों रखी है। तो बाकायदा कि ये सिस्टम में सुधार लाने के लिए, सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए ये प्रयोग था। और जब मुख्यमंत्री ने देखा कि बार बार कहने के बाद भी इसमें अड़ंगे लगाए जाते हैं, तो उन्होंने पिछले जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी सख्त निर्देश दिए थे कि ई फाइलिंग का सिस्टम शुरू होना चाहिए। इसके बाद इकबाल सिंह बैस ने निर्देश दिए थे। अब भी वही रोना है जो हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से, पहले की बात भी मान ली जाए इसको, तो 8-10 साल से बस एक ही रोना चल रहा है कि आपको कंप्यूटर ज्ञान नहीं है। क्या आपको इतने लंबे समय में ट्रेंड नहीं किया जा सकता था? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर बाकायदा आप उसको शुरू नहीं करा सकते थे? निश्चित तौर पर इसमें अफसरों की भी मिली भगत है। अब वो खुद तो कह नहीं सकते कि हमको नहीं आता, क्योंकि फिर जब से टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने पढ़े लिखे हुए हैं, वो कहेंगे कि हमको नहीं आता, तो उस पर सवाल खड़े होंगे। वो टेक्नो फ्रेंडली हैं। तो अब किस पर ठीकरा फोड़ें? निश्चित तौर पर ठीकरा फोड़ेंगे बाबुओं पर, क्योंकि बाबुओं की आड़ लेकर आप कब तक बचोगे। और नए दौर में जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं मनोज जी कि सिपाही की भर्ती में भी आपको देखिए कंप्यूटर एक्सपर्ट मिल जाएंगे, आपको एमबीबीएस मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, पियून में मिल जाएंगे। तब आप ये बहाना बना रहे हैं कि बाबुओं को नहीं आता। तो एक जिम्मेदारी किसकी थी कि आप अपने बाबू को ट्रेन करें। आप उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते थे, बाकायदा उनको ट्रेन कर सकते थे, आप खुद सिखा सकते थे उनको। लेकिन जो कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा रहती है जो अधिकारियों की, वो नहीं चाहते हैं कि वो ट्रेस हो जाएं, कि उनके पास उनकी लापरवाही की वजह से ये फाइल अटकी हुई है। या तो उनको खुद का एक वार्निंग दे देते कि आपको 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के अंदर ये कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, या जो आप नहीं कर सकते तो उनको ऐसी जगह भेज दीजिए जहां उनकी उपयोगिता कंप्यूटर की ना हो, और जो ट्रेंड लोग हैं नए उनको आप डेपुटेशन पे बुला लीजिए जिनको कंप्यूटर का ज्ञान हो। डेपुटेशन पे बुलाने की जरूरत नहीं है मनोज जी। जैसे ही आप कहेंगे ना कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता है वो 1 सप्ताह में 15 दिन में सीख ले, 1 महीने का समय दे देते हैं, सीख लीजिए। जो नहीं सीखता, नहीं तो उसका हम दूसरे विभाग में जहां कंप्यूटर की जरूरत नहीं है वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। आप देखना कि बाबू
आप 1 महीने का समय देंगे, वो 8 दिन में ही वो करने लगेंगे, क्योंकि जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ मलाई खाने को मिलती है, बाकी जगह पे मलाई नहीं मिलती है। और जो मलाई को ही बचाने के लिए कि मलाई कितनी, जब तक आप अटकाओगे नहीं काम तक आपके पास कोई चक्कर नहीं लगाएगा, जब तक चक्कर नहीं लगाएगा तो परेशान होकर आपको आप कुछ देगा नहीं। तो आपको जो मिठाई खाने की जो संपर्क करेगा, मिठाई देगा जो आपको, मिठाई के चक्कर में ये सब कुछ गड़बड़ होती है। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री गंभीर हैं और सीएस भी गंभीर हैं, तो ये ई फाइलिंग वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा और हो ही जाना चाहिए मनोज जी। और जो इसमें लापरवाही बरतता है उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। जो आपने सुझाव दिया है कि उसको दूसरी जगह भेज दीजिए, डेपुटेशन पर ले लीजिए, तो तमाम तरह के जैसे ही आप आवेदन देंगे या जैसे ही आप अपील करेंगे कि जिसको कंप्यूटर आता है, जिसको बाकायदा ई फाइलिंग का ज्ञान है, वो उसकी डेपुटेशन पे ले लेंगे। आप देखिए कि तमाम तरह के आवेदन आ जाएंगे विभाग में ही। तो मुझे हम देख रहे हैं कि जिन चीज़ों के लिए आदिवासी सबसे ज़्यादा परेशान होता था कि जाति प्रमाण पत्र है, समग्र आईडी है, खसरा खतौनी की नकल है, या उन सब, वो सारी सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं कि आपको 8 दिन 10 दिन या कई बार तुम देखते हैं 24 घंटे के अंदर आपको मोबाइल पे वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वो सिस्टम जिसमें भी जो आप कह रहे थे कि मिठाई मलाई का बड़ा झंझट था, वो जब पटरी पे ले आए हैं, तो जो बाबुओं को पटरी पे क्यों नहीं ला पा रही, ये एक बड़ा सवाल है। ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है कि जब सरकार ने चाहा तो आप देखिए जिला स्तर पर किस तरह से सुधार हो गए, तो फिर मंत्रालय में क्यों नहीं हो सकता। वहाँ तो ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान नहीं है मनोज जी, वो तकनीकी ज्ञान तो अब धीरे धीरे करत अभ्यास के जड़ में दो सुजान वाले हालात हैं। बिल्कुल सीख ही गए हैं वो और जानते भी हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे मकसद है। अफसरों की भी मिलीभगत है। तो जिस डिपार्टमेंट में यदि बाबू एक तकनीकी ज्ञान नहीं हासिल कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट पर भी लगाम कसने की जरूरत है कि यदि अधिकारी ये नहीं करा पा रहे हैं तो अधिकारियों को बदल दिया जाए, तो दूसरे अधिकारी को दे देंगे। तो मुझे लगता है कि बाकी के अधिकारी भी सब काम कराने लगेंगे। तो बिना चाबुक के काम नहीं हो सकता। जो प्रशासनिक तंत्र है इसको सुधारने के लिए चाबुक तो चलानी पड़ेगी, चाहे वो सीएस चाबुक चलाएं या मुख्यमंत्री को चाबुक चलाना पड़े, लेकिन चाबुक चलाने की दिशा में कदम तो बढ़ ही गए। उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कर लें, नहीं तो हो सकता है उन पर भी चाबुक चल जाए। और आपका सुझाव कई बार हम देखते हैं कि सुझाव मान लिए जाते हैं अनादि टीवी के, तो ये सुझाव भी मान लिया जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो कैसी करेंगे। तो चलिए अब अगली खबर के रुख करेंगे। कभी बीजेपी सरकार में जिन अफसरों की क्रीमी लेयर की पोस्टिंग से नवाजा करती थी, सरकार बदलते ही उन्हें किनारा कर दिया गया। इसका एक उदाहरण साल 2009 बैच के एक ऐसे अफसर हैं जिन्हें कमलनाथ और मौजूदा सरकार में बेहतर पोस्टिंग से नवाजा गया था। अधिकारी अपने नवाचार के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे, जिसके चलते सीएम शिवराज ने भी अपने गृह जिले को कलेक्टर उन्हें बनाकर भेजा था, लेकिन 15 महीने के कार्यकाल को देखकर उन्हें लूप लाइन में भेज दिया गया। अब स्थिति यह है कि 2010 और 11 से लेकर 2014 बैच के अफसर को उनसे बेहतर विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई। यहाँ तक कि उनके बैच के अफसर भी बेहतर विभाग संभाल रहे हैं। अब मंत्रालय मची इसी खींचतान को लेकर साल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर की है। मंत्रालय के मौजूदा हालात को देखते हुए लिखा है कि बड़े तुम नहीं, बड़े हम नहीं, बड़ा समय है। अधिकारी की इस पोस्ट पर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अधिकारी की इस बात पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों ने भी तारीफ की और कहा कि अधिकारी कभी कभी सरकार के खास नहीं होते हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी कई अफसरों ने सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कटाक्ष किए थे, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। एक बात तो सही है कि अफसर किसी के नहीं होते मनोज जी, लेकिन उनको इस चश्मे से देखा जाता है कि वो उस सरकार में अच्छी पोस्टिंग पे रहे या जो अपने कार्यों की वजह से लूप लाइन में पड़े रहते हैं, लेकिन एक माना जाता है कि सरकार ने उनको लूप लाइन में पटक रखा है। और ये जिन अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो भोपाल के कलेक्टर रह चुके हैं, सीहोर के कलेक्टर रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक किताब भी लिखी है कोरोना काल में, जिसमें अफसरों के कार्य के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना काल से जूझे और क्या क्या किया। तो क्या वजह है ये पीड़ा जाहिर करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी की जब पूरे हम देखते हैं कि जितने डिपार्टमेंट हैं, तो अधिकारी ये क्यों मान के चलते हैं कि ये लूप लाइन है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई जगह छोटे विभाग भी होते हैं, लेकिन इसमें करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। और जो आप जिक्र कर रहे हैं तरुण पिथोड़े का, तो निश्चित तौर पर अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। और दूसरी एक बात है कि अधिकारियों को क्यों किसी सरकार का होना चाहिए, बिल्कुल उनको तो जो भी सरकार हो उनकी निष्ठा जो वल्लभ भवन के प्रति होना चाहिए, वहाँ से उनको जो जवाबदारी मिले उसको निभाने के लिए कानून के प्रति, संविधान के प्रति होनी चाहिए, जिसकी वो शपथ लेते हैं या जिसके लिए वो नौकरी कर रहे हैं।
दूसरी एक बात हम कई बार देखते हैं कि कई सारे अफसरों को हम देखते हैं कि अच्छी प्राइम पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन वो समय गवा देते हैं, अच्छा कोई काम नहीं कर पाते हैं, कई बार उनको मजबूरी में हटाना पड़ता है। कई अधिकारी हम देखते हैं कि छोटी जगह पर वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मजबूरी में आपको उनको अच्छी पोस्टिंग देना पड़ती है, चाहे वो दिल्ली में डेपुटेशन पर उनको बुला लिया जाए या मध्य प्रदेश के दूसरे विभागों की बात कर लिया जाए। हम देख रहे हैं इसी मध्य प्रदेश में कई सारे कलेक्टर हैं जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मुख्यमंत्री उनसे अच्छे खासे खुश हैं। वो कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती है। हम देखते हैं कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में उनको फटकार लगाना पड़ती है। हमने ऐसे अधिकारी भी देखे जो मुख्यमंत्री की जो बैठक है उसमें वो गप्पे लड़ाते नजर आते हैं, तो मुख्यमंत्री को उनको डांटना पड़ता है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें। अब हम जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि आदिवासियों का विभाग है तो ये लूप लाइन है, तो जिस प्रदेश में 20% आदिवासी आबादी हो, जो सरकार की और जब आप प्रायोरिटी नौकरी करते हो, सेवा में आते हो, तब ये प्राथमिकता नहीं रहती कि कौन सा विभाग है। विभाग तो सभी हैं, आपको बेहतर काम करके देना। लेकिन एक और बात सवाल उठता है मनोज जी यहाँ पर कि आजकल अधिकारियों को हो क्या गया है कि वो सोशल मीडिया पे अपना दर्द बयां करते हैं। कोई आईएएस एसोसिएशन में बोलता है, कोई सोशल मीडिया पे बयान देता है। ये एक निश्चित तौर पर जो आपने सवाल किया, ये निश्चित तौर से इसका जवाब तो अधिकारी दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे अधिकारी हम देख रहे हैं, वो कई बार हम ये देखते हैं कि जब न्याज जैसे अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होता है तो बाकी अधिकारियों को लगता है कि हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन इसी सरकार में हमने देखा कि कई सारे अधिकारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण उनको हटाया गया है, लेकिन कुछ को बख्श दिया गया है। तो ये जो दोहरा रवैया है, अधिकारियों के चेहरे देख के जो एक्शन होता है, और जो सोचते होंगे कि हम लूप लाइन में हमें कहाँ हटाएंगे। दूसरी बात है कि जिस विभाग में आप हो, जहाँ भी हो, वहाँ आप इतना अच्छा काम करके बताइए ना कि आपको खुद मुख्यमंत्री को लगे, चीफ सेक्रेटरी को लगे कि नहीं ये अच्छा काबिल अधिकारी है, इनको कहीं और अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। या जब आप नौकरी में आते तब आपसे कोई प्रायोरिटी लिखाई नहीं जाती है कि आपको इन विभागों में आपको पोस्टिंग की जाएगी या आप यही विभागों में नौकरी करेंगे, बाकी विभागों में आपकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। हमने देखा है कि इसी सरकार में देखा है, तमाम सरकारों में हम देखते हैं कि जो अधिकारी सरकार के एकदम खास होते हैं, हमने उनको देखा है कि उनको एकदम से अचानक से उनको राजस्व मंडल में पटक दिया जाता है, उनको माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेज दिया जाता है, या उनको ऐसी जगह भेज दिया जाता है जो उनके लिए लूप लाइन है। लेकिन राजस्व मंडल भले हम कहते हैं कि लूप लाइन है, लेकिन जब इतना बड़ा विभाग जो सारे ज़मीनों के नक्शे की जानकारी रखता हो, सब चीज़ों की जानकारी रखता हो, तो अधिकारी ये क्यों मान के चलते हैं कि उनको अगर आप सिंचाई विभाग में पोस्टिंग दीजिए, उनको गृह में ही पोस्टिंग दीजिए, उनको और ऐसे मलाईदार विभागों में पोस्टिंग कीजिए, तो इससे ये लगता है कि अधिकारी नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं, जबकि जैसा आपने कहा कि वो मिठाई के चक्कर में आए हैं। तो जब आपको मिठाई का ही चक्कर है तो कई सारी और प्राइवेट जॉब आप कर लीजिए। अब तो अच्छे ऑफर हैं। जब आप आईएएस सेलेक्ट होकर आए हैं तो हम देख रहे हैं आईआईटी पास लोगों को 60-60 लाख का पैकेज मिल रहा है साल का। तो आपके आईएएस से तो अच्छा है वो पैकेज, अगर आपको केवल पैसे ही कमाना आपका उद्देश्य है तो एक रास्ता भी हम देख रहे हैं। पिछले बार भी हमने अपने कार्यक्रम में जिक्र किया था कि जैसे नए नवेले अफसर बिना डरे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं कि सड़क निर्माण वाली कंपनियों पर जुर्माना ठोक रहे हैं, तो ऐसे उदाहरण भी हम देख रहे हैं। ऐसे उदाहरण भी हम देख रहे हैं कि नए अफसरों पर आरोप लगते हैं कि स्मार्ट सिटी में प्लाट बेचने में उन्होंने घपले किए, तो देखिए सरकार उनको हटा के लूप लाइन में भी भेज देती है। लेकिन मनोज जी, इस चश्मे से देखना ही क्यों कि ये सरकार पुरानी 15 माह से किसी का आकलन नहीं किया जा सकता निश्चित तौर पर, लेकिन हम देखते हैं कि जब सरकारें बदलती हैं तो इसी चश्मे से देखते हैं, राजनीतिक दल भी देखते हैं और अब तो अफसर खुद देखने लगे। जबकि हमने देखा है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, इसके बाद बीजेपी की सरकार आई, वो तमाम अफसर जो कांग्रेस के समय में बड़े अच्छे पदों पर थे, बीजेपी सरकार में भी अच्छे पदों पर रहे, कहीं भी उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। और अब तो लगातार मतलब एक तरह से 15 माह का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने सबको आजमा के देख चुकी है, सब अफसरों को चेक करके देख चुकी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस चश्मे से देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप निधि निवेदिता का मामला देख लीजिए। जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वो उसके विरोध में गए थे राजगढ़, हमने देखा था बीजेपी कार्यकर्ता खिलाफ मंत्रालय में पोस्टिंग की, बाद में उनको पोस्टिंग आपको करना पड़ी क्योंकि विभाग उतने ही, अधिकारी आपके पास उतने ही है। और तो कहीं ना कहीं आपसे कलेक्टर पिट्ठू कलेक्टर कहा था आपने, इसके बावजूद बिल्कुल पोस्टिंग अच्छी मिलते रही उनको। छिंदवाड़ा कलेक्टर की जब तत्कालीन थे तो और उनको भी हमने देखा कि अच्छी पोस्टिंगें मिली है। तो कई बार होता ये है कि कोई पर्टिकुलर किसी एक काम से हो सकता है सरकार आपसे नाराज हो जाए, लेकिन पूरे नौकरी में आपसे नाराज नहीं हो सकती। या तो फिर ऐसा हो कि रमेश थेटे जैसा मामला हो कि आपकी पूरी नौकरी निकल जाए और आपको किसी जिले में कलेक्टरी ना मिले। तो मुझे तो लगता है कि अफसर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको सही जगह पर सही बात कहनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से दुखड़ा व्यक्त करना चाहिए। इससे एक नया लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि इस तरह से भेदभाव भी अफसरों के सामने होता है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अदानी के प्रोजेक्ट पर सभी विभागों की नज़र है
क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अदानी ने मध्य प्रदेश में निवेश किया है। अदानी के निवेश के बाद अफसरों की नज़र प्रोजेक्ट पर आड़ी है। इसके पीछे की वजह है कि कई नियमों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने अनुमति दी थी। सूत्र बताते हैं कि बिजली उत्पादन के साथ साथ कोयला निकालने के लिए भी ठेका अदानी की कंपनी को दिया गया है। लेकिन अब स्थिति यह बन गई है कि कंपनी अनुमति से ज़्यादा कोयला निकाल चुकी है, जिसके चलते दूसरी कंपनियों को मौका नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत भी कंपनियों ने की है, लेकिन सरकार ने एक्शन लेने से पहले सबूत मांगे हैं। इसमें परिवहन विभाग की सबसे ज़्यादा खामी उजागर हुई है। हालांकि कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा पर्यावरण और खनिज विभाग भी निगाहें जमा कर बैठा हुआ है। खनिज विभाग के अधिकारियों की माने तो अदानी ने जिस कंपनी को टेक ओवर किया है उस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, लेकिन जैसे ही अदानी को कंपनी हैंड ओवर हुई, केंद्रीय खनन विभाग ने जुर्माना खारिज कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश खनिज विभाग इस मामले को लेकर फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि इस मामले में पर्यावरण विभाग ने खनिज नियमों की अनदेखी की जानकारी दी थी। इस लिहाज से खनिज के अलावा पर्यावरण विभाग भी कोर्ट के रुख करेगा। तो इसी को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ। ब्रिजेश जी, एक बड़ा नाम है और हम देखते हैं कि जो राहुल गांधी है, पूरी कांग्रेस केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाती है कि ये अदानी और अंबानी की सरकार है। और अगर मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मामला है तो इस रियायत के पीछे कारण क्या देख रहे हैं कि वाकई नियमों की अनदेखी है, गड़बड़ी हुई है या कुछ और है? देखिए मनोज जी, जो आपने बात कही है उसी कारण सरकार ज़्यादा सतर्क है और जो संज्ञान में आई हैं बातें उनके बाकायदा तथ्यों के साथ सरकार ने रिपोर्ट मांगी है कि सबूतों के साथ बताइए कि क्या गड़बड़ी हुई है। क्योंकि दूसरे से कंपनी टेक ओवर की गई है तो पहली कंपनी पर जुर्माना लगा था, वो उसके प्रोसेस में था वो मामला। किन आधारों पर हम देखते हैं कि जब अपील होती है ऊपर तो उसमें सुनवाई होती है तो कई बार पक्ष दूसरे का नहीं आ पाता, वो आता है, इस आधार पर वो माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश का, चूंकि मध्य प्रदेश में वो है तो मध्य प्रदेश के 2 डिपार्टमेंट बाकायदा उसमें लगे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा है कि पूरा क्लीन होना चाहिए, कि इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कि अफसरों ने सिर्फ मौखिक रूप से अभी जो जानकारी दी है, इसके बाद सरकार के निर्देश दिए कि आप पूरे उस पर रिपोर्ट बनाइए कि क्या गड़बड़ी है या नहीं है, तथ्यों के साथ रिपोर्ट दीजिए। तो मुझे लगता है कि इसमें तथ्य जब सामने आ जाएंगे तब ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि जब बिजली के कंपनियों को आप मौका देते हैं या वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करती हैं तो उनको कोल लिंकेज भी दिया जाता है ताकि उनका जो प्लांट है वो निश्चित रूप से सुचारू रूप से चल सके। अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बिजली संकट था देश भर में, हमने देखा कई सारी पैसेंजर गाड़ियां आपने रोक दी, कोयले का परिवहन हो रहा है और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि बारिश शुरू हुई उसके पहले कि लगभग सारे जितने बिजली प्लांट हैं उनमें 1 महीने का एक्सेस कोयला हो ताकि 1 महीने तक वो सुचारू रूप से चल सके। तो जो कोयले की बात भी आ रही है उसमें कि ज़्यादा वो हो गई है तो उसकी भी जांच की जा रही है कि कोयला ज़्यादा निकाल लिया गया है या नहीं निकाला गया है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ज़्यादा निकाल लिया गया है और बाकायदा आईएएस अफसर ने राज्य सरकार को जो जानकारी दी थी, इसके बाद सरकार ने कहा कि कौन कौन से विभाग की खामियां हैं, यदि परिवहन विभाग की हैं तो वो है, खनिज विभाग की हैं, राजस्व विभाग की हैं, उनका एक तरह से पूरी जाँच की जाए और जाँच के बाद ये जो लगेगा कि कोर्ट जाना है तो कोर्ट भी जाएगी सरकार, डिपार्टमेंट, और जो 10 करोड़ का माफ हुआ है, जो जुर्माना माफ हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है सरकार की मंशा तो बेहतर है। अब आगे तथ्यों के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी उसे आधार पर, भले ही वो अदानी ग्रुप हो जो एक सरकार पर आरोप लगते रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कोई भी लू पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है कि उस पर भी इस तरह के आरोप लगें कि अडानी की कंपनी ने टेक ओवर किया, इस वजह से उसको बहुत सारी रियायतें दे दी। जो कानून के दायरे में हो वही रियायतें मिल पाएंगी। बिल्कुल, चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नए कैडर रिव्यू से मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को निराशा हाथ लगी है। ऐसा इसलिए कि नए कैडर रिव्यू में एसपीएस से आईपीएस बनने वाले अफसरों को सिर्फ 5 पद ही मिल पाए। कैडर रिव्यू में 14 पद बढ़ाए गए हैं, इनमें 9 पद सीधी भर्ती के आईपीएस के लिए हैं। केंद्र सरकार को भेजे गए कैडर रिव्यू के प्रस्ताव में एसपीएस से आईपीएस के लिए 32 पद मांगे थे, लेकिन केंद्र ने मांगे गए पदों में कटौती कर दी। पिछला कैडर रिव्यू 2015 में हुआ था, अगला कैडर रिव्यू 2020 में होना था, लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से कैडर रिव्यू 2 साल बाद यानी 2022 में किया गया। मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसरों के 305 पद थे, इनमें 2013 पद सीधी भर्ती के आईपीएस अफसरों के थे और 92 पद एसपीएस से आईपीएस बनने वाले अधिकारियों के थे। नए कैडर रिव्यू में के बाद 319 पद हो गए हैं। नए कैडर रिव्यू में 222 पद सीधी भर्ती को मिले हैं, जबकि 97 पद एसपीएस से आईपीएस के लिए दिए गए, यानी एसपीएस अफसरों के लिए पहले 92 पद थे जो अब बढ़कर 97 हो गए हैं। एसपीएस अफसरों के खाते में सिर्फ 5 नए पद आए हैं।
इसी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, पद मिले लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी एसपीएस कैडर को। यदि 2 साल कोरोना काल के नहीं होते तो उनको ज़्यादा पद मिल जाते। वो पहले भी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जो ईओडब्ल्यू की बात हो, लोकायुक्त की बात हो या अन्य एजेंसियों की बात हो, वहाँ आईपीएस को बिठाने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब आईपीएस ही मलाई खाते रहेंगे, एसपीएस के खाते में हमेशा निराशा मिलेगी। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं ब्रजेश जी की रेंज में जहाँ पे आईजी की पोस्टिंग होना चाहिए वहाँ एडीजी संभाल रहे हैं, जहाँ पे एसपी की पोस्टिंग होना थी वहाँ डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं। हम अगर पुलिस मुख्यालय में देखें तो ऊपर का सिस्टम पूरा गड़बड़ा चुका। हम देख रहे हैं, अगर डीजी के पद देख लीजिए आप कि 1 दर्जन से ज़्यादा के डीजी हो गए, पूरा पिरामिड ही गड़बड़ हो गया, पूरा पिरामिड जो है वो उल्टा हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो गया सारा। उसके बाद भी अगर उनके खाते में ज़्यादा पद जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे कि जाहिर सी बात है कि एसपीएस अधिकारियों को निराशा हाथ लगी। मतलब कैडर भी वैसा ही होगा जैसे तोंद वाले पुलिस वाले दिखते हैं, निश्चित तौर पे बेडोल जैसा हो गया है। और अभी भी जो स्थिति है, और दूसरी एक बात है कि 2 साल बाद ये रिव्यू हुआ है, और क्या फिर सरकार 2025 में कैडर रिव्यू करेगी या 5 साल के हिसाब से 2028-27 में रिव्यू होगा। तो अगर ये 5 साल बाद होता है तो और नुकसान बढ़ने की आशंका। पहले हम देखते थे कि जो एसपीएस अधिकारी है 9 साल के अंदर उनको आईपीएस कैडर मिल जाता था, फिर धीरे धीरे साल की संख्या बढ़कर 12 हुई। वो कईयों को तो उसमें भी नहीं मिल पाता क्योंकि पद होते नहीं है, और जितने लोग हो पाते हैं उनका हो पाता, फिर अगले जो कई बार हमने देखते हैं कि अगले साल उनका वो कैडर रिव्यू होता है या उनका जो प्रमोशन होना होता है वो टल जाता है। तो कई सारे अधिकारी हम देख रहे हैं कि जो पहले हम देखते थे कि एसपीएस सर्विस के लोग हमने एडीजी पद से रिटायर होते भी देखा है। तमाम डिपार्टमेंट में प्रमोशन को लेकर बड़ी नाराजगी है, चाहे हम वो राज्य प्रशासनिक सेवा में देख लें, चाहे पुलिस प्रशासनिक सेवा में देख लें, पुलिस सेवा में देख लें, राज्य पुलिस सेवा में, आईपीएस हो या आईएएस हो, आईएफएस भी उसमें है, आईएफएस भी हो, ये तमाम तरह के इनके लिए पद भी सर्जित हो जाते हैं, इनकी पदोन्नति भी समय पर हो जाती है। लेकिन जो एसपीएस कैडर के हैं उनके साथ इस तरह का भेदभाव होता तो इस पर काम पर भी तो फर्क पड़ता होगा, उनके मनोबल पर कि मैं एडीजी से ही रिटायर हो जाऊंगा, आईजी से ही रिटायर हो जाऊंगा। अब तो वो भी नहीं पहुंच पाता। आप याद करिए, हमने देखा है कि कई सारे भोपाल में जो एसपी रहे हैं वो एडीजी रैंक से रिटायर हुए। इसी भोपाल में हमने देखा जो एडिशनल एसपी रैंक के या डीएसपी रैंक के अधिकारी हमने देखा वो डीआईजी पद से कई सारे अधिकारी, हम गिनती में नाम बता सकते हैं कि जो डीआईजी पद से रिटायर हो गए। तो आप देखिए कि कहाँ एडीजी और कहाँ डीआईजी, 2 रैंक नीचे से आप रिटायर हो रहे हैं तो आपके वेतन भत्ते, पेंशन, तमाम सारी चीज़ों को उसका इफेक्ट पड़ता है। और आपके काम पर भी हम देखिए जीके पाठक की बात करें, हम दिलीप आर्य की बात करें, हम ऐसे तमाम सारे अधिकारी हैं जो डीआईजी रैंक, दीपक वर्मा की बात कर लें, हमने देखा एपी सिंह है जो एडीजी रैंक से रिटायर हुए। तो कई सारे अधिकारी जो हम कह रहे हैं कि उनका प्रमोशन समय पर नहीं हो पा रहा है, तो ना पदोन्नति हो पा रही है, ना उनको बाकी सुख सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, और नौकरी वो उतने ही साल कर रहे हैं जो बाकी के सीनियर अफसरों ने की। 1-2 साल का अंतर होता है कि भर्ती से, बाकी हम देखते हैं कि मिनिमम 30 से 35 साल की नौकरी तो सारे अफसर करते ही हैं, चाहे वो आईपीएस हों चाहे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हों। लेकिन हम यही दिक्कत हम देख रहे हैं नीचे के स्तर पर भी हो रही है कि जो सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए तो कई हम देखते हैं कि डीएसपी से रिटायर हो जाते हैं, और बहुत कोई किस्मत वाला होता है तो वो एडिशनल एसपी या एसपी रैंक तक चला जाता है। लेकिन ऐसे भी गिनती के अफसर है। तो निश्चित तौर पर इस पर भी सरकार को एक विचार करना चाहिए कि जिस तरह समय समय पर जो आईपीएस अफसर हैं या आईएएस अफसरों को प्रमोशन मिलते रहते हैं या उनको क्रमोन्नति मिलती रहती है या उनको जो वेतनमान मिलता रहता है, कनिष्ठ वरिष्ठ वेतनमान, वो सारे सुविधाएं बाकी अफसरों को मिले, बाकी कर्मचारियों को मिले, ताकि उनका भी जो कामकाज में मन बना रहे और वो उनको भी लगे कि उनके साथ सरकार कम से कम कोई भेदभाव नहीं कर रही है। और राज्य सरकार कम से कम ये तो कर ही सकती है मनोज जी कि यदि आप आईपीएस कैडर रिव्यू नहीं कर, कैडर रिव्यू में आईपीएस नहीं दिल पा रहा है उनको, तो उनको ऐसी जगह पर पोस्टिंग तो कर ही सकती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कई अधिकारियों कर्मचारियों को आपने एक सीनियर पद दे दिया है, भले ही बिना आरक्षण की वजह से आपको पदनाम दे दिया है। बिल्कुल, तो पदनाम इनको भी देकर इनको भी जिलों में एसपी बनाया जा सकता है, कई जगह पे पोस्ट किया जा सकता है, तो उनकी जो काबिलियत है उसका फायदा उठाया जा सकता है और उनके मनोबल को भी बरकरार रखा जा सकता है। उनमें निराशा नहीं होगी कि हाँ, तो इसके बाद जैसे ही कैडर रिव्यू की बात आए तो सरकार को बात करनी चाहिए। अब तो कमिश्नर सिस्टम एक शहर में लागू कर दिया आपने, तो वैसे भी आपको और ज़्यादा पदों की मांग रहती है। हमेशा देखा जाता है कि मांग के अनुसार तो पद आपको नहीं मिलते, लेकिन 32 मांगो और सिर्फ 14 मिले, ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल, क्योंकि ये आधे से भी कम हो रहे हैं। अगर हम कहें कि अगर 32 मांगे और आपने अगर 25 भी मिलते हैं तो भी लगता है कि ठीक है, लेकिन ये तो आधे से भी कम है। तो निश्चित तौर पर उनकी एसोसिएशन को इस बारे में विचार करना चाहिए, राज्य सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।